बहुत ही शानदार वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। तो आपको पता है कि अभी एएनएम की तैयारी कराया जा रहा है। यहाँ पे एएनएम की प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तैयारी आपको करना है तो आप खुद से जो है थ्योरी पर ज़्यादा फोकस कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि बिना थ्योरी आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। सीधी सी बातें हैं। जिनका थ्योरी मजबूत होगा वो आराम से जो है एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। लेकिन थ्योरी पेपर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ सोचने पर जो है आपको क्लियर होता है। थ्योरी सोचते हैं, थ्योरी से हमको बहुत सारे चीज़ का नॉलेज मिलता है। ओके, तो चलिए, मेरा लक्ष्य यही है कि आप सभी एएनएम कैंडिडेट को जॉब हो जाए, ज़िंदगी में सेट हो जाए। क्योंकि जॉब होने के बाद ज़िंदगी लाइफ सेट माना जाता है। तो आप लोग का भी लाइफ सेट हो जाए, कहीं कोई परेशानी ना हो। समझ गए? बहुत सारा ऑप्शन होने लगता है परमानेंट जॉब होने के बाद। तो जॉब होना बहुत ज़रूरी है, खासकर आप लोग जो भी फीमेल कैंडिडेट है, क्योंकि एएनएम फीमेल कैंडिडेट के लिए ही है। तो खासकर एएनएम जो फीमेल कैंडिडेट है उनको जॉब होना बहुत ज़रूरी होता है। समझ गए? क्योंकि वह एक रिस्क पर जो है अपना एएनएम किए रहती है। तो वैसे में जॉब होना बहुत ज़रूरी है। समझ गए? तो मैं यही कहूँगा, आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत के बल पर दिखा दीजिए। वीडियो का पहला प्रश्न है, सीमेन की नॉर्मल पीएच मान कितना होता है? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सीमेन जो होता है, समझ रहे हैं ना, मेल का होता है। सीमेन की नॉर्मल पीएच मान कितना होता है? 7 से 7.2 से 7.8। अब आपको पता है 7 से कम होता तो अम्लीय होता है, 7 होता है तो उदासीन होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो वह क्षारीय होता है। समझ गए? तो आपसे प्रकृति भी पूछ सकता है। सीमेन मीन्स क्या होता है, समझ रहे हैं ना, वही चीज़ें। तो सीमेन का नॉर्मल पीएच मान 7.2 से 7.8 होता है और इस हिसाब से यह क्षारीय होता है प्रकृति में। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। नॉर्मल सीमेन में स्पर्म की प्रति मिली जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, कितना होता है? तो प्रति मिली की बात किया जाए तो 20 मिलियल एंड इससे अधिक। समझ गए? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक स्वस्थ पुरुष में नॉर्मल सीमेन पर एमएल, समझ गए ना, पर एमएल पर मिली कितनी कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता होता है। मतलब 1 एमएल में, 1 मिली में कितने संख्या में जो है सीमेन में जो है स्पर्म होते हैं। तो इस हिसाब से 20 एमएल, समझ गए ना, 20 मिलियन मतलब 1 एमएल में 20 मिलियन जो है आपको क्या होता है, स्पर्म होता है। अगर 2 ml हो जाएगा तो 40 मिलियन या इससे अधिक हो जाएगा। समझ गए? तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, आगे यहाँ पे और शानदार प्रश्न है, निम्न में से नर बाध्यता मेल इनफर्टिलिटी का कारण है। मेल इनफर्टिलिटी का कारण कौन सा है? क्रिप्टोकिडिज्म और काइटिस, समझ गए, एजुस्पर्मिया। तो इनमें से माय डियर मेल इनफर्टिलिटी होता है ना, तो मेल इनफर्टिलिटी का कारण जो होता है वह व्यक्ति में क्रिप्टोकिडिज्म, सही बात है, और काइटिस यह भी हो जाता है। समझ गए? एजुस्पर्मिया, ये तीनों जो है आपको मेल में देखने को मिलता है। समझ गए? क्योंकि जो मेल होता है अगर वह अपना, समझ गए ना, मेल होता है अगर वह अपना बंध्यता करवाता है तो उसमें क्रिप्टोकिडिज्म हो सकता है और काइटिस, एजुस्पर्मिया, ये सब के सब जो है कारण बनता है होने का। समझ गए? आगे हम लोग देखेंगे, बहुत शानदार प्रश्न है, एक एक प्रश्न को अच्छे से हम लोग समझेंगे। वृषण, टेस्टिस का उदर गुहा से बाहर स्क्रोटम में नहीं उतर पाना क्या कहलाता है? माय डियर, कहता है कि टेस्टिस है, अगर बच्चा है, समझ गए ना, चाइल्ड है, बच्चा है, तो बच्चा में जन्म के थोड़ी देर के बाद जो है वह उदर में शिफ्ट रहता है और उधर से जो है स्क्रोटम में वृषण कोश में निकल आता है, क्योंकि वृषण कोश में ही टेस्टिस अपना रहता है। तो कहता है कि स्क्रोटम में उतर ही नहीं पाना क्या कहलाता है? टेस्टिस है, उसको उतरना चाहिए स्क्रोटम में। स्क्रोटम एक जो है चमड़ी की थैली है जिस लटका हुआ है, जिसमें रहता है हमारा पुरुष का टेस्टिस। अब उदर गुहा से अगर टेस्टिस नहीं उतर पाता है स्क्रोटम में तो वह खाली खाली रहेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोकिडिज्म कहते हैं। समझ गए? चलिए, अब कहता है यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, और एक अच्छा प्रश्न है, निम्न में से नर बाध्यता मेल इनफर्टिलिटी का कारण नहीं है। समझ गए? कहता है कि इनमें से मेल इनफर्टिलिटी का कारण क्या नहीं है? एस्पर्मिया, समझ गए, रेस्ट्रोग्रेड इजैकुलेशन, इंडोमेट्राइटिस, वास्ट डिफरेंस की जन्मजात अनुपस्थित। तो माय डियर, कहता है कि नर बंधता, समझ गए ना, नर बाध्यता, नर इनफर्टिलिटी, समझ रहे हैं, इनफर्टिलिटी के मतलब समझ रहे हैं ना, नर बाध्यता,
इनफर्टिलिटी के मतलब समझ रहे हैं, बांझपन, बांझपन, समझ गए। नॉर्मल भाषा में बांझपन समझिए, समझ गए, नॉर्मल भाषा में बांझपन समझिए, बंध्यता, बांझपन। तो पुरुष में भी बांझपन होता है, महिलाओं में भी लोग कहता है कि बांझिन महिला है, समझ गए ना। तो उसी प्रकार से पुरुष में भी बांझपन होता है, जिसे बंध्यता कहते हैं, मेन इनफर्टिलिटी, मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती है, समझ गए। तो कहता है कि निम्न में से नर में बांझपन का कारण नहीं है। कौन नहीं है? एस्पर्मिया तो है ही बांझपन का कारण, समझ गए। रेस्ट्रोग्रेड इजैकुलेशन, यह भी एक पुरुष का ही समस्या है। इंडोमेट्रोसिस, इंडोमेट्रोसिस जो होता है यह आपके यूट्रस फीमेल का है, समझ गए, नाम से यह स्पष्ट है, समझ गए ना। चलिए, और वास्ट डिफरेंस की जन्मजात अनुपस्थित, यह भी जो है पुरुष का ही प्रॉब्लम होगा। तो ये ए वाला और ए वाला तीनों जो है मेल इनफर्टिलिटी का कारण है। बट ये इंडोमेट्रोसिस जो है या तो फीमेल के है या यूट्रस का आंतरिक लेयर के बारे में है, समझ गए। चलिए, ये चीज़ हो गया अपना। अब यहाँ पे आता है एक और ज़बरदस्त प्रश्न है, कहता है एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक की स्थापना किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, AFHC, समझ गए ना, AFHC पूछेगा, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक से की स्थापना किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई। तो एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक की स्थापना जो है यह ARSH जो है ARSH कार्यक्रम के अंतर्गत एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक की स्थापना ARSH कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। वाइप्स कार्यक्रम का संबंध किससे है? देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है WIFS, वाइप्स, समझ गए। वाइप्स कार्यक्रम का संबंध किससे है? एडोलेसेंट में एनीमिया की रोकथाम से। एडोलेसेंट में एनीमिया हो जाता है ना, तो वह एडोलेसेंट से जो है रिलेटेड है, एनीमिया की रोकथाम से वाइप्स कार्यक्रम, समझ गए। आगे चलिए, कहता है यहाँ पे माय डियर कि एक एडोलेसेंट द्वारा ओबेस हो जाने के डर से खाना खाने से रेफ्यूज करना क्या कहलाता है। कहता है कि एक एडोलेसेंट द्वारा मोटापा हो जाने के डर से खाना खाने से इनकार करना क्या कहलाता है। समझ गए। अब बहुत सारे लोग में होते हैं मोटापा के डर से खाना ही नहीं खाते, कम कर देते हैं, समझ गए। तो उसे एनोरेक्सिया नर्वोसा कहना है, खाना से रिफ्यूज करना, मना करना, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। यह एक प्रकार के बीमारी होता है, समझ गए। आगे है यहाँ पे एनोरेक्सिया नर्वोसा मेनली किस एज ग्रुप में पाया जाता है। अभी ऊपर देखे हैं एडोलेसेंट गर्ल में। अब ये चीज़ें जो होता है ना, देखते होइएगा आजकल जो गर्ल लड़की होती है, लड़का तो खूब खाएगा, लड़का कोई गम नहीं रहता है मोटा हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, लेकिन लड़की में अधिकतर देखिएगा तो लड़की में अपने जो है अपने बॉडी के प्रति बहुत ज़्यादा ये रहता है कि हम मोटे हो जाएंगे, हम अच्छे नहीं दिखेंगे, मोटे होकर हम क्या कर पाएंगे, मतलब इस प्रकार से। तो आजकल लड़के से ज़्यादा लड़की फिट रहना चाहती है, फिट रहना अच्छी बात है, समझ गए ना। तो यह एनोरेक्सिया नर्वोसा मेनली एडोलेसेंट गर्ल में पाया जाता है। और ज़्यादातर लड़की देखिएगा 2 रोटी 3 रोटी, समझ गए, 1 रोटी खाएगी, समझ गए। ये भी ज़बरदस्ती खिलाया जाता है घर वालों के द्वारा, समझ गए ना। चलिए, एक एडोलेसेंट द्वारा पहले अत्यधिक मात्रा में खाना खा लेना फिर ओवेस होने के डर से वोमिटिंग करना कहलाता है। अब मानिए एक एडोलेसेंट है, समझ गए, वह बहुत ज़्यादा जो है अपना खाना खा लिया, लेकिन उसे लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा खा लिए मोटा हो जाएंगे, तो वह वोमिटिंग करने लगता है। तो उसको क्या कहते हैं? बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। खाना खाने के बाद उल्टी कर देना, बुलिमिया नर्वोसा, याद रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछता है। ओके, आगे है एडोलेसेंट में पाई जाने वाली हेल्थ प्रॉब्लम क्या है। तो माय डियर, एडोलेसेंट में न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है, पोषण में रक्त की कमी, समझ गए। साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज, साइको एक्टिव सब्सटेंस के मतलब समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, कि जो साइको एक्टिव सब्सटेंस है जैसे नशीले पदार्थ का लेना, वो चीज़ें, STD रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। एडोलेसेंट में स्वास्थ्य की समस्या, ये सब बना रहता है। अब आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि आखिर यह जो मैं बताया हूँ एडोलेसेंट होता क्या है। आप एडोलेसेंट के बारे में बताइए, एडोलेसेंट क्या होता है, समझ गए। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे फिर से चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेगनेंसी के दौरान वैजिना की एसिडिटी बढ़ने का कारण क्या है। कहता है प्रेगनेंसी के दौरान जो योनि होता है उसका अम्लीयता बढ़ जाता है, इसका कारण क्या है।
तो कारण होता है माय डियर एस्ट्रोजोन की एक्टिविटी के कारण लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस की संख्या बढ़ जाते हैं। अब आपको पता होगा कि जैसे ही हमारे जो फीमेल होती है, फीमेल के वेजिना में जो है एक कीटाणु पाया जाता है, समझ गए, वह होता है हमारा लैक्टोबैसिलस, समझ गए। ये क्या करता है आपको, ये आपके जो है वेजिना की अम्लीयता को क्या करता है, बढ़ा देता है, समझ गए, अम्लीयता को बढ़ा देता है। तो एस्ट्रोजोन की एक्टिविटी के कारण, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजोन की एक्टिविटी बढ़ जाता है, जिसके कारण से लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस की संख्या भी बढ़ जाना, जिसके कारण एसिडिटी बढ़ जाता है, समझ गए, अम्लीयता बढ़ जाता है। ये चीज़ें हो गया। आगे चलिए देखते हैं, आगे है, एक एक करके समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रेगनेंसी के दौरान पाए जाने वाला जैक्वामर साइन का कारण क्या है। जैक्वामर साइन का कारण क्या है। तो जैक्वामर साइन जो होता है, वेजिनल वाल के चारों ओर वेनस ब्लड सप्लाई का बढ़ जाना। माय डियर, होता यह है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जैक्वामर साइन होता है, यह जैक्वामर साइन बताता है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो वेजिनल वाल्व होता है, जो योनि का जो चारों साइड का जो भित्ति होता है, दीवार होता है, इसमें ब्लड का जो संचार होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वेनस ब्लड सप्लाई चारों तरफ जो है इस दीवार में बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है ये सॉफ्ट हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि ब्लड सप्लाई दीवार में, वेजिनल दीवार में ब्लड वेनस सप्लाई बढ़ जाना ही जैक्वामर साइन कहलाता है। ओके, चलिए साइन के बारे में भी आपसे पूछेगा माय डियर। अब यहाँ पे हो गया ये। आगे है मेरा प्रश्न, देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, मैं आपको बताता हूँ। निम्न में से ऑब्स्ट्रिक ग्रीप का एग्जाम्पल नहीं है, कहता है निम्न में से ऑब्स्ट्रेटिक, समझ गए ना, ऑब्स्ट्रेट्रिक ग्रीप का एग्जाम्पल नहीं है। ऑब्स्ट्रेक्टिव ग्रीप का एग्जाम्पल कौन नहीं है, एमनियोटिक ग्रीप। तो इसका मतलब है यह नहीं है, तो ये तीनों है, फंडल ग्रीप, लेटरल ग्रीप, पॉलिक्स ग्रीप, पावलिक ग्रीप, मतलब यह तीनों फंडल, लेटरल और पावलिक, यह तीनों ग्रीप ऑब्स्ट्रक्टिव का एग्जाम्पल है, बाकी एमनियोटिक ग्रिप नहीं है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपसे क्या नहीं पूछ रहा है। अगर पूछेगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप का एग्जाम्पल कौन है, तो इन तीनों में से कोई एक रहेगा तो सही हो जाएगा, समझ गए। अगर पूछेगा कि नहीं है, तो इसी प्रकार से 3 दे देगा जो होगा और 1 दे देगा नहीं है, तो आपको लिखना रहेगा। तो एमनियोटिक ग्रिप जो है ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी फंडल, लेटरल और पॉब्लिक्स ये सब जो है ग्रिप का उदाहरण है। ओके, चलिए आगे है, कहता है निम्न में से लेबर प्रोसेस के दौरान तैयार किए जाने वाला ग्राफ है। तो आपको पता है कि प्रसव के प्रक्रिया के दौरान जो एक ग्राफ जो है तैयार किया जाता है, उस ग्राफ का नाम पार्टोग्राफ होता है, समझ गए। पार्टोग्राफ क्या करता है, पार्टोग्राफ बच्चा का और लेबर के जो प्रोसेस होता है उसको एक आकलन, असेसमेंट करने का एक जरिया है, जिससे हम बच्चे का श्वसन, समझ गए, कितना जो है ब्लड जो है हेमरेज हुआ है, समझ गए, रक्तस्राव हुआ, इतना जो है एमनियोटिक फ्लूइड जो है, तो ये सब जो है पार्टोग्राफ से पता किया जाता है स्थिति के बारे में लेबर के, समझ गए। तो लेबर प्रोसेस के दौरान जो ग्राफ तैयार किया जाता है उसे पार्टोग्राफ कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे है माय डियर, अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस ऑब्स्ट्रेक्टिव ग्रिप को लियोपोल्ड्स फर्स्ट मैनुअर भी कहते हैं। तो माय डियर यहाँ पे है कि निम्न में से किस ऑब्स्ट्रेक्टिव ग्रिप को लियोपोल्ड्स फर्स्ट मैनुअर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, फंडल ग्रिप। चूँकि हम जानते हैं ऑब्स्ट्रेक्टिव ग्रिप जो है फंडल ग्रिप हमारा होता है, समझ गए। तो फंडल ग्रिप तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप है ही, इसका फर्स्ट लियोपैड्स मैन्यूवर जो होता है वह फंडल ग्रिप होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप का जो फर्स्ट लियोपोल्ड्स मैन्यूवर जो होता है वह फंडल ग्रिप है, याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ पूछता है, इसी तरह के क्वेश्चन उलझाते हैं व्यक्ति को, समझ गए, और कुछ नहीं। आगे हम फिर से यहाँ पे आ गए हैं आप सभी के लिए, देखिएगा, बच्चों को पेंटावायलेंट वैक्सीन की कितनी खुराक लगाई जाती है। माय डियर, पेंटावायलेंट जो वैक्सीन होता है, पेंटावायलेंट जो वैक्सीन है, इसकी कितनी खुराक बच्चों को लगाई जाती है। तो आपके सामने में है 0.5 ml, याद रखिएगा, समझ गए, 0.5 ml पेंटावैक्सीन का खुराक है, ओके, बच्चों में। आगे है माय डियर, यहाँ पे कहता है बच्चों को जन्म के समय हेपेटाइटिस बी की कितनी मात्रा दी जाती है। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का भी 0.5 ml मात्रा ही दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, पेंटावायलेंट, समझ गए, पेंटावायलेंट वैक्सीन हो उसका भी 0.5 ml, समझ गए, और हेपेटाइटिस हो इसका भी 0.5 ml, समझ गए, याद रखना है बच्चों में। तो ये चीज़ें हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछता है वैक्सीन वाला से रिलेटेड, समझ गए। क्योंकि आपको ANM है तो आपको वैक्सीन में ज़्यादा काम दिया जाता है। IPV वैक्सीन की डोज कितनी है,
समझ गए ना। इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन आईपीवी का वैक्सीन डोज कितना है, तो आईपीवी का जो वैक्सीन डोज है 0.1 ml, इसको याद रखिएगा। समझ गए। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन एक बार में नहीं दिमाग में आए तो वीडियो को वहाँ से 2 बार देखिए जहाँ से आप जो है ये सारे प्रश्न आ रहे हैं। समझ गए। तो आईपीवी वैक्सीन की डोज कितनी है, 0.1 ml। आगे है माय डियर, यहाँ पे स्पष्ट रूप से है, कहता है कि 16 से 24 माह की उम्र पर बच्चे को डीपीटी बूस्टर वैक्सीन की कितनी डोज दी जाती है। देखिए कुछ ही जगह पर होगा जहाँ पे 0.1 ml आएगा, समझ गए। बाकी ज़्यादातर डोज में यह जो है 0.5 ही आता है, समझ गए, 0.5 ml ही। तो आपको कुछ जगह पर बस ध्यान रखना है, बाकी आंख मूंद के 0.5 ml मारिएगा तो सही हो जाएगा। समझ गए। तो 16 से 24 माह के जो बच्चे हो जाता है इस एज पर जो है बूस्टर डोज लगता है डीपीटी का, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस का। तो ऐसे में जो है उनका डोज होता है 0.5 ml। ओके, आगे हम लोग अब देखेंगे। आगे है माय डियर, यहाँ पे कहता है कि बच्चों को रोटा वायरस वैक्सीन की कितनी खुराक दी जाती है। तो रोटा वायरस का कितनी खुराक, 5 बूंद, याद रखिएगा। रोटा वायरस के लिए 5 बूंद का खुराक बच्चों के लिए होता है, समझ रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे है यहाँ पे प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, डीजीएच की किस अवस्था में, मतलब रोग के किस अवस्था में टर्शियरी प्रिवेंशन की आवश्यकता होती है। तो टर्शियरी को हम लोग तृतीय स्तर का रोकथाम भी कहते हैं, और यह टर्मिनल फेज में, समझ गए, टर्मिनल फेज में हमारे डीजीएच की किस अवस्था में, तो टर्मिनल स्टेज में जो है टर्शियरी प्रिवेंशन की अवस्था पड़ती है, तृतीय स्तर की रोकथाम की। समझ गए। आगे है माय डियर, यहाँ पे आप सभी के लिए, इंडिया में अंधापन ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण क्या है। तो ब्लाइंडनेस का सबसे प्रमुख कारण कैटरैक्ट होता है, समझ गए, मोतियाबिंद जिसको हम लोग कहते हैं। ओके, कहता है आशा को कहाँ अपॉइंट नहीं किया जाता है, मतलब कहाँ जो है इसे पदस्थापित नहीं किया जाता है आशा को। कम्युनिटी सेंटर, फील्ड विजिट, आंगनबाड़ी सेंटर, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। तो आशा तो एक कार्यकर्ता है, उसको इन सब चीज़ों में कहीं भी जो है लगाया जा सकता है, बट सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में इनका कोई काम नहीं होता है, जैसे हार्ट हॉस्पिटल हो गया, समझ गए, मेडिकल कॉलेज हो गया। तो इन सब चीज़ों में आशा का अपॉइंट नहीं किया जाता, इन सब का कोई काम नहीं है, समझ गए। आगे है यहाँ पे कहता है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय डीजीएचएस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के किस स्तर पर होता है। तो माय डियर, जो डीजीएचएस होता है स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, अब महानिदेशालय तो हमारा सेंट्रल लेवल पर ही होगा, समझ गए। तो स्वास्थ्य सेवा का महानिदेशालय डीजीएचएस जो है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के किस स्तर पर होता है, तो यह हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेंट्रल लेवल पर होता है। किस लेवल पर, केंद्रीय लेवल पर हमारा स्वास्थ्य सेवा का महानिदेशालय है, ध्यान रखिएगा। ओके, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन का मेन सोर्स क्या है। तो आपको बताना है कि वायु प्रदूषण का मेन सोर्स क्या है। गाय का गोबर, लकड़ी का जलाना, जीवाश्म ईंधन, बायोगैस। तो आपको इनमें से बताना है कि आप, एक क्वेश्चन हम आपको लिए छोड़ते हैं क्योंकि बिल्कुल आसान है, बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा एयर पोल्यूशन के लिए, समझ गए, मेन सोर्स। आगे है यहाँ पे आपको लिए लेकर आए हैं फिर से, निम्न में से कौन सा सबस्टांस सांस लेने पर O2 की तुलना में हीमोग्लोबिन के साथ अधिक तेजी से क्रिया करता है। तो माय डियर, निम्न में से कौन सा सबस्टांस सांस लेने पर ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के साथ अधिक तेजी से क्रिया करता है। तो आपको पता है हमारे ब्लड में O2 होता है जो हीमोग्लोबिन के साथ काम करता है, लेकिन सांस में अगर थोड़ा भी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, हमारे बॉडी में काम करने लगता है तुरंत, समझ गए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा खतरनाक विषैला जो है गैस होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कहता है स्मोक से आप क्या समझते हो, कह रहा है कि स्मोक से आप क्या समझते हो, बताइए स्मोक से क्या समझते हैं। तो धुएं एवं कोहरे का एक संयोजन, समझ गए, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, ओजोन परत में छिद्र, इन्वायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता। तो माय डियर, कोहरे का जो स्मॉग जो होता है, स्मॉग जो होता है आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, देखिएगा यहाँ पे अच्छे से। तो राइट आंसर हमारा स्मॉग का जो कॉम्बिनेशन है धूल व कोहरे का जो है संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। स्मॉग जो होता है उसमें धूल यानी धुएं और कोहरे होते हैं, समझ गए, धुएं व कोहरे होते हैं। स्मॉग का संयोजन यही होता है, धुआं और कोहरा, समझ गए, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, ये चीज़ को आपको हो गया यहाँ पर। आगे का प्रश्न है, कहता है इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा, आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के लिए कितने नंबर पर डायल किया जाता है। तो माय डियर, आपको पता है
कि इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस के लिए जो नंबर दिया गया है वाइडली रूप से, वह हमारा 108 नंबर डायल करते हैं। समझ गए, पता होना चाहिए आप लोग को, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कहता है निम्न में से सब सेंटर के कार्यों में शामिल नहीं है, मतलब उप केंद्र के कौन सा कार्य नहीं है बताइए। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा, बिल्कुल सही है, यहाँ पे माता और शिशु का स्वास्थ्य का सेवा दिया जाता है, सही है। कुपोषण की रोकथाम, बिल्कुल ये भी किया जाता है। रेफरल सेवा, रेफर भी किया जाता है आगे सेंटर पर। गर्भवती महिला का सोनोग्राफी परीक्षण, यहाँ पे तो भाई कोई परीक्षण नहीं होता, समझ गए, तो यहाँ पे सोनोग्राफी परीक्षण की तो बात ही हटाइए, तो हमारा यही नहीं होगा, ये आपका गलत है। ग्राम स्तर पर देख लीजिए, ग्राम स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की संस्था होती है। कहता है गांव के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज प्रणाली का जो संस्था है वह कौन सा है, तो यह ग्राम पंचायत होता है। पंचायती ग्राम स्तर पर पंचायती राज होता है, ग्राम पंचायत होता है। समझ गए, ये चीज़ को आपको समझना है। आगे चलिए, कहता है ब्लॉक लेवल पर यानी प्रखंड लेवल पर पंचायती राज प्रणाली की संस्था कौन सी होती है, तो आपको पता है पंचायत समिति। प्रखंड लेवल पर होता है पंचायत समिति, समझ गए, गांव के लेवल पर पंचायत समिति, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे देखिए, आगे है यहाँ पे आप सभी से प्रश्न पूछा जा सकता है माय डियर, कहेगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायती राज प्रणाली का कौन सा संस्था होता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होता है जिला परिषद होता है। समझ गए, यानी पंचायत लेवल पर पंचायती राज का पूछेगा, गांव के लेवल पर तो पंचायती राज। अगर प्रखंड ब्लॉक लेवल पर पूछेगा पंचायती राज का संस्था का, तो वह होता है पंचायत समिति। समझ गए, और जिला लेवल पर पूछेगा तो जिला परिषद होता है पंचायती राज का एक अपना संस्था। समझ गए, तो इस प्रकार से हमारा आज का 30 से 31 प्रश्न जो था वह समाप्त होता है। हम सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आते हैं ताकि आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए और आपसे बन पाए, तो कोशिश है कि अच्छा से अच्छा प्रश्न लेकर आए ताकि आपको थ्योरी भी पढ़ना है। समझ गए, चलिए विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।